सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हमारे जो किरदार हैं उनका नाम है डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव। कृष्ण इनके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण नाम जुड़ जाने से आप चक्रव्यूह को तोड़ने में महारत हासिल कर लें ऐसा कलयुग में संभव नहीं है। अंतर यह भी है कि वह दौर द्वापर का था, तो इसमें प्रतिद्वंदी जो दल था वह आपके लिए चक्रव्यूह रचा था। अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में फंसा था वह शत्रु पक्ष के द्वारा रचा गया था, पर हमारे किरदार डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं वो चक्रव्यूह उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही रचा हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह उर्फ केपी यादव के साथ किस्मत बहुत जल्दबाजी में फैसले लेती रही है। सितारों की चाल बदली तो वे पल भर में अर्जुन बन गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सियासत के महारथी को रणभूमि में विरत कर दिया। थोड़ी दिन में वक्त की बेरुखी हुई तो यही अर्जुन अभिमन्यु बना हुआ हमारे सामने आ गया, अपने को ही चक्रव्यूह में फंस गया। इसी पर हमारी आज की ये खास पेशकश है। कृष्णपाल सिंह यादव खांटी कांग्रेस परिवार से संबद्ध रहे। उनके पिता न केवल गुना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बल्कि जिला पंचायत के भी 4 मर्तबा अध्यक्ष रहे। केपी यादव की स्वयं की पहचान और शुरुआत दोनों ही सिंधिया समर्थक के तौर पर रही, पर 2018 आते आते दोनों के रास्ते जुदा हो गए। केपी यादव खांटी कांग्रेस से नव गठित अपनी इच्छा शक्ति के चलते भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, विधानसभा का चुनाव लड़े, मात्र 2100 वोटों से हारे, पर किस्मत में कुछ और लिखा था। तो नतीजा ये रहा कि लगभग अपराजय रहा सिंधिया परिवार अपने ही गढ़ में चुनाव हार गया। सिंधिया खानदान को दो ही लोगों ने आज तक शिकस्त दी, या तो इंदिरा गांधी ने या केपी यादव ने। इंदिरा गांधी ने जो शिकस्त दी थी वो 1980 के चुनाव में रायबरेली में दी थी, अर्थात राजमाता विजयाराजे सिंधिया इंदिरा जी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ी और हार गई। लेकिन केपी यादव ने अपने आप को इंदिरा गांधी से भी बेहतर इन मायनों में साबित किया कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस गुना संसदीय क्षेत्र से हरा पाने में कामयाब रहे जहां पर सिंधिया खानदान 14 चुनाव निरंतर जीतता रहा। तो ऐसे केपी यादव आज भारतीय जनता पार्टी के निरीह सांसद है। माननीय सांसद कहलाने के स्थान पर जनसाधारण में उनकी पहचान इस समय निरीह सांसद के तौर पर इसलिए होने लगी है कि भाजपा की सरकार रहते हुए भी जिस तरीके से प्रशासन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर उनके साथ बेरुखी पूर्ण व्यवहार किया जाता है, उसके चलते वह निरीह ही दिखाई देते हैं। जिस शख्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज को चुनाव हराया वो आज इतना निरीह क्यों दिखाई दे रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिंधिया के आने मात्र से भारतीय जनता पार्टी ने उस उपलब्धि को भुला दिया है जो केपी यादव के माध्यम से उसके हिस्से में आई थी। क्या केपी यादव के पास अब भाजपा में कोई भविष्य बचा है या उन्हें अपनी पूर्ववर्ती पार्टी की ओर रुख करने के संदर्भ में विचार करना चाहिए। समझने की कोशिश ये भी करेंगे क्या सिंधिया और सिंधिया के समर्थक केपी यादव के हाथों मिली हुई हार को पार्टी बदलने के बाद भी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी दिलचस्प चर्चा रहने वाली है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने केपी यादव को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उस रिपोर्ट का पहला भाग। ये किस हिसाब से कि तूने रोशनी तकसीम, सितारे मुझको मिले, महताब उसका था। अंग्रेजी में एक कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हर क्षेत्र में इस कहावत पर पूरी तरह से अमल होता है, लेकिन सियासत में कहावत सिरे से खारिज हो जाती है। इसकी हकीकत देखनी है तो हमें चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र। मध्य प्रदेश का ये संसदीय क्षेत्र हमेशा से सिंधिया परिवार के साथ रहा। यहाँ का सांसद कोई न कोई सिंधिया ही रहा। पार्टी कोई भी हो, राजमाता विजयाराजे सिंधिया यहाँ से 6 बार भाजपा सांसद रही। उनके पुत्र माधवराव सिंधिया यहाँ से 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे और उनके बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद हुए। सिंधियास यहाँ के बॉस थे और बॉस इज ऑलवेज राइट। मतदाता सिंधिया को ही वोट देता था क्योंकि भले ही किसी भी पार्टी से वो रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में वोटरों ने इस कहावत को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सिंधिया के बजाय उस शख्स को अपना सांसद चुन लिया जो शख्स महज 1 साल पहले तक सिंधिया का सियासी सिपह सालार था। उस सिपह सालार का नाम था डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव उर्फ केपी यादव। लोकसभा चुनाव 2019 के लगभग 1 साल पहले तक के केपी यादव सिंधिया की टोटली यस मैन हुआ करते थे। सिंधिया जो भी फैसला करते थे वो केपी के लिए बॉसेस ऑलवेज राइट हुआ करता था। लेकिन मुंगावली के विधायक महेंद्र सिंह कालू खेड़ा के निधन के बाद
2018 में हुए उपचुनाव में बात बिगड़ गई। केपी ने बॉस के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और बॉस ने उसको आश्वस्त भी कर दिया। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने केपी के बजाय बृजेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनवा दिया। गुना शिवपुरी इलाके में सिंधिया की सल्तनत को चुनौती देना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन केपी सिंह इस बार नहीं माने। डॉक्टर केपी ने राज करने की ठानी और ये साबित करने के लिए कि बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, उन्होंने उस कांग्रेस को अलविदा कह दिया जिस कांग्रेस में वो पीढ़ियों से थे। उनके पिताजी रघुवीर सिंह यादव अविभाजित गुना जिले में कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और खुद केपी साल 2004 से लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस के लिए काम करते करते सिंधिया के लिए काम करने लगे थे और सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि हो गए थे। मुंगावली उपचुनाव के टिकट के फैसले ने सिंधिया और कांग्रेस दोनों से उनका मोह भंग कर दिया और ऐसे में इलाके में अपना वजूद तलाश रही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना बना लिया और 2018 के विधानसभा चुनाव में केपी सिंह यादव की मुंगावली सीट से प्रत्याशी बन गए। 2018 में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल और उस पर सिंधिया का दबदबा, आखिरकार केपी सिंह यादव ने अपना पहला चुनाव बृजेंद्र सिंह से मात्र 2100 वोटों से वो हार गए। अब वोटों के मामूली अंतर में भाजपा के रणनीतिकारों का एक नया रास्ता दिखाई पड़ गया। बहुत सोच समझकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रणनीतिकारों ने केपी यादव को गुना से सिंधिया के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी बना दिया और ये फैसला देश के सियासी हलकों में सबसे बड़ी खबर बनकर रह गया। ये मान लिया गया कि सिंधिया की जीत का रास्ता तो भाजपा ने खुद तय कर दिया है। सिंधिया परिवार यहाँ से जीत को लेकर इतना आश्वस्त हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरी दम तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते पार्टी का प्रचार करते रहे। गुना शिवपुरी क्षेत्र में प्रचार की कमान उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने संभाल ली थी। प्रचार के दौरान एक दिन महारानी प्रियदर्शनी ने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कार के अंदर बैठे थे और केपी यादव कार के पास खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश में थे। महारानी ने अंग्रेजी में जो कमेंट लिखा उसका भाव था कि कल तक जो लोग महाराज के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगते थे, आज भाजपा ने उन्हें महाराज के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। अब इसे केपी यादव ने दिल पर ले लिया और वो जातीय समीकरणों के साथ पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में जुट गए। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रचार प्रसार अभियान पूरा कर अपने क्षेत्र में अभियान की कमान संभालने आए, तब तक तो एहसास होने लगा था कि थोड़ी देर हो गई है। लेकिन गुना संसदीय क्षेत्र का इतिहास और सिंधिया परिवार का इस पूरे इलाके में दबदबा संदेह पर हावी रहा। आखिरकार 23 मई 2019 को एक नया सियासी इतिहास रच गया। ग्वालियर के महाराज और अजय योद्धा ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। लाइन में लगकर सेल्फी लेने वाले केपी यादव ने रण में अर्जुन बनकर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र को जागीर समझने वाले भीष्म को जमीन पर लटा दिया। वो पार्टी के लिए एक पल में अपरिहार्य बन गए। साल भर बीते बीते सियासी समीकरण बदलने लगा और आखिरकार मार्च 2020 में सिंधिया उसी भाजपा के माननीय हो गए जिस भाजपा ने केपी को अर्जुन बनाकर सिंधिया को शिकस्त दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरवाने के लिए केपी यादव का अर्जुन की तरह उपयोग किया और अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं तो केपी यादव की स्थिति अभिमन्यु की जैसी हो गई है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ भाजपा में ही आ नहीं गए बल्कि भाजपा के पालनहार भी बन गए। अपने साथ 28 विधायक लेकर आए महाराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बना दी। 15 साल की तपस्या के बाद सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार को 15 महीने में रुखसत करवा दिया गया। सत्ता में वापसी हो गई तो पूरी भाजपा महाराज के एहसानों के तले दबी सी दिखाई पड़ी। करीब 1 साल तो ऊहापोह में गुजर गया, लेकिन जब सिंधिया राज्यसभा सांसद बन गए तो फिर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गए। उनका दबदबा और बढ़ गया। उनकी चमक में केपी यादव का प्रभार अपने आप फीका सा पड़ गया। अब इस बात को भाजपा के नेता भी समझ रहे हैं, भाजपा के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं, लेकिन महाराज के सामने कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। आखिरकार केपी सिंह को ही परेशान होकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपना दुखड़ा रोना पड़ा। उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी जिसमें ये बताया गया कि सिंधिया वाली भाजपा के लोग किस तरह से बेअदबी से पेश आते हैं। सांसद होने के बावजूद उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाता, उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में निमंत्रित नहीं किया जाता, शिलालेखों पर क्षेत्रीय सांसद होने के बावजूद उनका नाम नहीं होता। भाजपा के लिए गुना संसदीय क्षेत्र में नई इबारत लिखने वाले केपी सिंह के इस दर्द को
भाजपा संगठन में कुछ लोगों ने समझा और धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि सिंधिया और उनके समर्थक केपी सिंह यादव को कम से कम मान सम्मान तो दें, लेकिन अब इस कोशिश की गति बहुत धीमी है। केपी यादव उस चक्रव्यूह में उलझकर अभिमन्यु बनते जा रहे हैं, जिससे उनकी अपनी भाजपा, अपने महाराज और अपने पुराने साथियों ने मिलकर चुना है। सिंधिया के भाजपा में आना केपी यादव के चक्रव्यूह में फंसने की शुरुआत थी और जो स्वाभाविक जो होना था वही हुआ। सिंधिया की पूरी क्षेत्र में चलती रही। सिंधिया अब जो चाहते हैं वो होता है। केपी यादव की पूंछ पर गड़ गई। अब केपी यादव क्या करते हैं? भाजपा में बने रहते हैं। उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत कम समय में शून्य से शिखर का सफर तय करने वाले डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जिस अंधेरे में फंस रहे हैं, उसमें से निकलने का रास्ता उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें उनकी मदद न भाजपा कर पाएगी, न महाराज कर पाएंगे। मदद तो सिर्फ वो मतदाता कर पाएंगे जिन्होंने केपी की चुनावी पालकी को अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया है। वो मतदाता पर ही भरोसा करेंगे तो निश्चित ही चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल पाएंगे। उन्हें दमदारी के साथ मानना पड़ेगा कि अंधेरे के आगे ही रोशनी मिल पाएगी। जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। अजय त्रिपाठी, INH 24/7 भोपाल। तो हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे, पर अंधेरों से गुजर पाएंगे क्या? अंधेरों से पार पाएंगे? यही तो सवाल है और इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे, जिसमें हमारे साथ मददगार हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राजनेता, उस अंचल में सिंधिया के खासे विरोधी की पहचान कांग्रेस में रहते हुए भी रखने वाले हरिवल्लभ शुक्ला जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृष्णा घाड़गे जी हैं, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पर उनकी पहली पहचान सिंधिया समर्थक के तौर पर ही है। हमारे साथ ग्वालियर चंबल के अंचल की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानने और बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ INH के विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जी भी भोपाल से जुड़ रहे हैं। आप चारों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हरिवल्लभ शुक्ला जी से करते हैं। हरिवल्लभ जी, आपके पुराने साथी, अब भाजपा के साथ चल रहे माननीय डॉक्टर केपी यादव कुछ उलझन में पड़े हुए दिखाई देते हैं। हमको ही दिखाई देते हैं या आपको भी दिखाई देते हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। उनकी स्थिति उस क्षेत्र में कैसी है जहां के आप भी निवासी हैं, जहां के आप विधायक रहे हैं, जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व डॉक्टर केपी यादव करते हैं, उस क्षेत्र में आप निवास करते हैं। उनकी वर्तमान हैसियत और हालात पर आपकी टिप्पणी। स्पष्ट है, जो मैं अभी रिपोर्ट अजय त्रिपाठी जी की सुन रहा था जी, कि आपने ये अभी रिपोर्ट में बताया अजय त्रिपाठी जी ने कि केपी ने बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की और सेल्फी लेने वाला केपी सिंधिया जी जैसे दिग्गज को हरा पाया। जी, मैं इससे सहमत नहीं। जी, कारण क्या है कि केपी का कद जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी, तब वो एक कार्यकर्ता की हैसियत रखते थे केपी जी। जी, अब किस रणनीति के तहत बीजेपी ने उनको टिकट दिया, तो वो मैं केपी की जीत नहीं मानता। जी, ये सिंधिया जी की हार है। जी, जो संसदीय क्षेत्र में सिंधिया जी ने लगातार जनता की आकांक्षाओं को नकारा, जी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको नकारा, जी, जो कांग्रेस के जनाधार वाले नेता थे उनको साइडलाइन करके और जो जी हजूरी करने वाले भांड टाइप के जो लोग थे उनको अपने आसपास रखा। इससे सारी जनता में और सारे कांग्रेस नेताओं में नाराजगी फैल गई जी, और उस नाराजगी को दूर करने का सिंधिया जी ने कोई प्रयास नहीं किया। तो एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये केपी यादव की जीत नहीं है, ये सिंधिया जी की हार है। जी, अब आपने दूसरा सवाल किया कि उनकी स्थिति क्षेत्र में क्या है, तो उनकी स्थिति क्षेत्र में जो पहले थी वो आज है। जी, उनको ये समझना चाहिए कि बीजेपी जिसमें वो केपी यादव गए जी, और सिंधिया जी, जी, दोनों ही लोकतंत्र का सम्मान कभी नहीं किया। जी, ना बीजेपी की आस्था लोकतंत्र में है, ना सिंधिया जी की आस्था लोकतंत्र में है। जी, अगर बीजेपी की आस्था लोकतंत्र में होती तो इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद केपी यादव का कद बीजेपी में बढ़ना चाहिए था। जी, सिंधिया जी को हराने के बाद कैबिनेट में मोदी की में उनको कैबिनेट मंत्री नहीं तो राज्य मंत्री के रूप में तो लेना ही चाहिए था। जी, तो वो सम्मान बीजेपी ने नहीं किया। जी, और जहां तक सिंधिया जी की बात है लोकतंत्र की, तो ये तो कभी हमेशा से राज परिवार लोकतंत्र विरोधी रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के सत्ता इनका ध्येय है, जी, किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना इनका ध्येय है। अगर सिंधिया जी का जरा भी लोकतंत्र में विश्वास होता
जी तो चुनाव हारने के बाद वो बिल्कुल ऐलान करते कि भाई कहां मुझसे गलती हुई है, मैं 5 साल सड़क पर रह के जनता के बीच में जाऊंगा, जनता से संवाद करूंगा, पूछूंगा कि भाई मुझसे गलती कहां हुई। अब वो कहते हैं मैं तो जन सेवा के लिए आया हूं, तो जन सेवा तो 5 साल बिना पद के भी की जा सकती थी। जी लेकिन ये लोग बिना सत्ता के, जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, जी ये राजे महाराजे बिना सत्ता के जिंदा रह नहीं सकते। तो ये दोनों ही लोकतंत्र विरोधी हैं। और इसीलिए आज केपी की स्थिति वही है जो चुनाव लड़ते वक्त थी। ना उस वक्त उनका कोई ज्यादा कदकाठी था, ना आज कोई कदकाठी है। हरिवल जी, आपकी बातें में थोड़े विरोधाभास है, मैं उन पर और थोड़ी स्पष्टता चाहता हूं। आपने बताया कि केपी यादव की जीत थोड़ी थी, सिंधिया जी की हार थी। सिंधिया जी का जो तौर तरीका था, सिंधिया जी का जो अभिमान था, सिंधिया जी के जो क्रियाकलाप थे, उसके चलते जनता ने हराया। पर सिंधिया जी के खिलाफ तो भाजपा ने पहले एक से एक दिग्गजों को उतारा। आप भी आजमाइश किए थे, नरोत्तम मिश्रा भी आजमाइश किए थे, सम्मान्य जयभान सिंह पवैया को भी मैदान में उतारा था, मुकाबले में भी नहीं टिके ये तमाम नामचीन लोग। और केपी यादव आए तो जड़ से उखाड़ दिए। 1,38,000 वोटों से हार ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिस्से में आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 अप्रत्याशित परिणाम थे, एक अमेठी में राहुल गांधी की और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ऐसी करिश्माई हार देने वाले शख्स का आप कोई कदर नहीं मान रहे, थोड़ा अचंभा है। और साथ में आप ये भी चाहते हैं जिसको आप किसी लायक नहीं मानते हैं, भाजपा उसको केंद्र में मंत्री बनाती। जब आप मानते हैं कि इस आदमी ने हराया ही नहीं, तो फिर जाके भाजपा से आपकी इतनी शिकायत क्यों? ये दोनों सवाल मेरे जहन में है, थोड़ा उत्तर मिलेगा आपसे। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो समीकरण हुए, जब मैं चुनाव लड़ा सिंधिया जी से, जी तो मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। जी मेरी शर्त ये थी कि मैं आपके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। जी और उस वक्त अडवाणी जी ने, उमा भारती जी ने और संजय जोशी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, अटल जी, इन सब ने मेरी शर्त मानी और मुझको सिंबल पर चुनाव लड़ाया। जी लेकिन आप देखिए कि मेरे प्रचार में जो पहले इन लोगों ने तय किया था कि सभी बड़े दिग्गज नेता आएंगे, ना तो अटल जी मेरे प्रचार में आए, जी ना अडवाणी जी मेरे प्रचार में आए, ना सुषमा स्वराज मेरे प्रचार में आई, ना अरुण जेटली मेरे प्रचार में आए। कोई दिग्गज नेता बीजेपी का मेरे प्रचार में नहीं आया, पहली बात। जी दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में 5 विधायक बीजेपी के थे। जी शिवपुरी से उनकी बुआ जी बीजेपी में थी, बीजेपी की विधायक थी। ये सभी 5 विधायक कांग्रेस का काम कर रहे थे, मेरा काम नहीं किया, बीजेपी का काम इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए मैं जो है लगभग 80-82 हजार वोटों से चुनाव हार गया, जबकि मैं 2 विधानसभा में सिंधिया जी हारे थे, मैं चुनाव जीता था। जी और सिंधिया जी को तो अपनी हार का इतना बड़ा भरोसा था कि मेरे खिलाफ वो कलेक्ट्रेट में फर्श पे धरने पे बैठ गए थे कि शुक्ला जी ने तो पिछोर में और पौरी में गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चर करके और जीत हासिल करने की कोशिश की है, और 600 पोलिंग बूथों पे रीपोल कराने की चुनाव कमीशन से बात की थी। जी अब मैं दूसरी बात आता हूं केपी की, एक बात मैं कहना, जी आप ध्यान रखिए कि 2-3 लोकसभा चुनावों में सिंधिया जी ने शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था। जी और मैं सिंधिया जी के पास गया था और मैंने कहा था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के पहले, कि साहब एक टिकट ब्राह्मण को दे दो, मुझे नहीं दे सकते हो, चनेरी से आप द्विवेदी जी को दे दो। जी आप 4 ठाकुर लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, 2 ओबीसी को आप टिकट दे रहे हैं, 2 हरिजनों को आप टिकट दे रहे हैं, एक ब्राह्मण को देना चाहिए। 1.5 से 2.25 लाख वोट ब्राह्मणों के हैं। जी तो सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं शुक्ला जी, इन सब चीजों का चुनाव में कोई असर नहीं होता है। जी अब कारण क्या हुआ कि 2.25 लाख यादव वोट एकजुट हुआ केपी यादव के लिए, जी और 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोट एकजुट हुआ, क्योंकि अशोकनगर में जब ब्राह्मणों ने सम्मान किया सिंधिया जी का चुनाव के दौरान, जी और ब्राह्मणों ने मांग रखी कि साहब हम राजमाता के जमाने से आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी सिंबल पर चुनाव लड़े, ब्राह्मण आपका सपोर्ट करते हैं। जी लेकिन पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों से आप अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दे रहे हैं, क्या नाराजगी है? जी तो सिंधिया जी ने बड़े अभिमान पूर्वक जवाब दिया था उस ब्राह्मणों की सभा में अशोकनगर में, आप कंफर्म कर लें जी कि भाई आपको राजनीति क्या लेना देना है, आप कर्म कांड करिए और जनता को, आम लोगों को मोक्ष प्रदान करने की आप कार्रवाई करिए, आप तो मोक्ष प्रदान करते हैं।
जी एक तरह से ब्राह्मणों का अपमान करके तंज कसा था। जी तो इसलिए ब्राह्मण एकजुट हो गया, यादव एकजुट हो गया। तो जातिगत जो समीकरण थे वो सिंधिया जी के खिलाफ चले गए और जो सौभाग्य मिला केपी यादव को, जी। इसलिए केपी यादव की जीत हो गई। तो हरिवल्लभ शुक्ला जी समीकरण की बात को उनकी जीत के संदर्भ में उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। मुझे जाना कृष्णा घाड़गे जी के पास है, लेकिन हरिवल्लभ शुक्ला जी इस चर्चा को जिस मुकाम पर ले आए हैं, तो मेरी मजबूरी है कि इसकी पुष्टि के लिए मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास जाऊं और राकेश पाठक जी से समझने की कोशिश करूं कि वाकई केपी यादव को हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था। केपी यादव के हिस्से में कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। केपी यादव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह यादव से चुनाव हारने के बाद भी यादवों के इतने बड़े नेता हो गए कि वह सिंधिया जी के खिलाफ पूरी यादवों को एकजुट कर ले गए। कैसे कर ले गए, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है राकेश पाठक जी। थोड़ा आपसे रोशनी मिले कि वाकई केपी यादव एक हादसा थे, इसलिए इससे ज्यादा उनको महत्व नहीं मिलना चाहिए, तो वो हादसे के तहत जितना मिलना था मिल गया। अब भाजपा जो कर रही है उसमें शिकायत कैसी, और केपी यादव को अपने भविष्य को लेकर कोई उम्मीद कैसी, आपकी प्रतिक्रिया। हरिवल्लभ जी जो कह रहे हैं आंशिक रूप से मैं उससे सहमत हूं कि ये सिंधिया की हार तो थी, जी लेकिन अब किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में विजेता को इससे कमतर नहीं आंक सकते कि हारने वाला अपने अपने तौर तरीकों से, अपने आचार व्यवहार के कारण हार गया। जी इससे हम उसको एक पासंग भी कम नहीं कर सकते कि केपी यादव का अपना परिश्रम था, उसकी अपनी उनकी अपनी जनता के बीच में संपर्क था। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने तौर तरीकों का भी योगदान होगा उनकी पराजय में। जी ये पराजय निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत दिनों तक याद रखे जाने वाली बात है। जी देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राजनीति में आए, उनके पास अपने पिता की बहुत लंबी विरासत थी, आधी सदी से अधिक की जी अपराजेय विरासत। माधवराव सिंधिया अपराजेय रहे आजन, वे कभी कोई चुनाव नहीं हारे। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आने के बाद 4 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। जी उस वक्त जब वे चुनाव हारे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। जी ऐसे बड़े कद के नेता को हराए जाने वाले को जाइंट किलर कहा जाता है। जी तो डॉक्टर केपी यादव को जाइंट किलर मानने से हम इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही क्रियाकर्मों की वजह से हार गए। जी तो एक तो ये कि मैं पूरा सम्मान देना चाहता हूँ केपी यादव की जीत को। जी इस कई कारण थे, बहुत छोटी छोटी चीजें कई बार बड़ी घटनाएं बन जाती। जी आपने अपने इंट्रो में जिस सेल्फी वाली घटना का जिक्र किया, आदरणीय प्रियदर्शनी राजे जी ने जब केपी का टिकट घोषित हुआ तो उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया के जितने उनके प्लेटफॉर्म थे उस पर उन्होंने वो फोटो लगाई कि कल तक जो सेल्फी के लिए तरसते थे, दौड़ते थे या लाइन में लगते थे, वे आज महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जी लगभग उसी तरह की बात हो गई कि जैसे महाभारत का ये युद्ध है, जी जिसके लिए माना जाता है कि द्रौपदी ने जो कहा था अंधों के अंधे ही होते हैं, जी और उस वजह से अंत में महाभारत युद्ध हुआ। यद्यपि ये प्रामाणिक तथ्य है कि द्रौपदी ने वाक्य कहा ही नहीं। जी खैर, हम वर्तमान पर लौटते हैं। द्वापर का आपने भी जिक्र किया था। कलयुग में जब आते हैं तो किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक देश में, कोई किसी के खिलाफ चुनाव लड़े, आप उसको ये कहकर अपमानित नहीं कर सकते कि कल तक सेल्फी के लिए तरसते थे। जी राजनारायण जब इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे रायबरेली में, तो इंदिरा गांधी का कद उस समय अपराजेय और बहुत बड़ा कद था। आपातकाल की तानाशाही वाली छवि उनके साथ थी। उससे पहले बांग्लादेश बना चुकी थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन तब भी किसी को यह अधिकार नहीं था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इस तरह कमतर आंका जाए। तो जी। मुझे लगता है उस चीज ने भी उस चुनाव में केपी सिंह को सहानुभूति दी वोटरों की, लोगों की यार इस तरह से तो आप किसी को अपमानित न कीजिए। जी अब आते हैं केपी की वर्तमान दशा पर। जी मैं क्रमशः सभी बिंदुओं को समेट रहा हूँ। जी केपी के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सचमुच भई गति सांप छछूंदर केरी हो गई। जी पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से छोड़कर आए थे, आज उनकी उस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, और न केवल आ गए बल्कि इतने बड़े कद और अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ आए कि आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आश्रित है। जी निरपेक्ष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सरकार को बनाने का कारक है, उसका श्रेय उन्हें जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और धीरे धीरे वे अपना कद वहां पहुंचा चुके हैं जहां उनकी मर्जी इस तरह चलती है कि खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में तो वे जो चाहते हैं वो हो रहा। जी अब आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है और खुद सिंधिया के साथी लोग क्या कर रहे हैं। आपने उस चिट्ठी का जिक्र किया जिसमें केपी यादव ने अपना टुकड़ा रोया जेपी नड्डा साहब से, जी बहुत सारी बातें। जिन जिला स्तर की समितियों का अध्यक्ष सांसद होता है
से प्रिसाइड ओवर करना होता है। जी उन कमेटियों में भी कलेक्टर बुलाते नहीं है गुना शिवपुरी के उन्हें। ये सचमुच में एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का इसका परिहास है। जी आप मखौल उड़ा रहे हैं किसी व्यवस्था का, और वो आपकी पार्टी का सांसद है। अब सिंधिया जी बीजेपी में केंद्र में मंत्री हैं। जी और अभी 1.5 दिन पहले उनके ही खासम खास ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 2019 की हार को जनता की भूल बता दिया। जी। यानी फिर एक बार जनता मतदाता का अपमान किया आपने कि अगर जनता ने केपी यादव को हराया था तो वो भूल थी, जी कमल की जीत माने भूल। तो अब ये लगातार केपी सिंह का जो अपमान हो रहा है, ये अख्तर नजमी साहब के एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा जी कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, जी वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, तो किया यूं कि वक्त पर दवा न दी। तो इस वक्त केपी सिंह को वक्त पर दवा कोई नहीं दे रहा, न शिवराज सिंह दे रहे हैं, न वीडी शर्मा दे रहे हैं, न जेपी नड्डा ने उस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की। तो वे सचमुच में अपने राजनीतिक जीवन के एक संक्रमण काल से, भंवर काल से निकल रहे हैं कि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाला व्यक्ति आज अपनी उसी पार्टी में हाशिए पर पहुंच गया है। ये सचमुच उनके भविष्य के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कई सारे मुद्दे डॉक्टर राकेश पाठक ने अपनी बात के अंतर्गत शामिल कर दिए हैं, और इनका उत्तर लेने के लिए मैं कहाँ जाऊं? कृष्णा घाड़गे जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। उल्लेख कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, सारे चैनल पे चल रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया बता रहे हैं, महाराज आपका तो बड़ा मन है, अब 2019 में जनता से भूल हो गई थी, छोड़िए उसको। भाजपा को वोट दिया जाना तक भूल करार दिया जा रहा है। जब पार्टी को वोट मिलना भूल है तो फिर केपी सिंह यादव की हम कोई हैसियत क्या माने? क्या बोलते हैं कृष्णा जी? वाकई केपी यादव से भी भूल हो गई। सिंधिया जी के आने के बाद भी वो भाजपा में बने हुए हैं, भूल सुधारनी चाहिए उन्हें। जनता भी भूल सुधारे और केपी यादव भी भूल सुधारे। सुधारने की बात नहीं है। केपी यादव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो वहाँ सर जीत के आए हैं, और उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी के विकास कार्यों को और उनकी स्वयं की मेहनत को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने कहा है कि जनता की भूल है, जनता की भूल नहीं है। और ये जनता की समझ थी कि उनको भविष्य दिख रहा था कि इस देश में मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको देश की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा देश सुरक्षित है। उसी विचारधारा को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जिसके फलस्वरूप केपी यादव जी विजय हुए थे। दूसरी बात, शुक्ला जी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जी, उन्होंने जैसा कि बताया, मैं उनको बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और मैं उनको काफ़ी अच्छे से जानता भी हूँ कि जिस प्रकार की बातें आज वो कर रहे हैं उसमें कोई तर्क नहीं था। सिंधिया जी के साथ मैंने उनको भी देखा है काम करते हुए, और फिर जब उन्होंने सिंधिया अपने स्वयं के लाभ के लिए पार्टी को छोड़ा था और फिर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जी, और उसके बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाना चालू कर दी। भविष्य में पार्टियां इधर उधर हो सकती हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को किसी कारणवश इधर से उधर जाना पड़ता है, लेकिन उसको ये भी इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि आज हम किसी चैनल पे बैठ के किसी पार्टी की बुराई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से जीत नहीं पाए, और उसके बाद हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे जो आज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जिन्होंने हमेशा से ग्वालियर चंबल संभाग के विकास कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहकर काम किया है, और उनके विषय पे ऐसी चर्चा करना बड़ा अशोभनीय लगता है। बड़ा अशोभनीय है। हरिवल्लभ शुक्ला जी ने ऐसा कह दिया, ऐसा कृष्णा घाड़गे जी आपको लग रहा है, पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपके बड़े आदरणीय नेता हैं, माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो आपकी शिवराज सिंह जी की सरकार के सम्माननीय मंत्री हैं, वो सार्वजनिक मंच पर बैठकर एक जना यह बोल रहा है 2019 में जनता से भूल हुई। भूल क्या हुई कि उसने सिंधिया जी को वोट नहीं दिया, भूल क्या हुई उसने कमल के फूल पर मोहर लगाई। तो ये बात बोलने वाला ये अशोभनीय नहीं है आपकी निगाह में? और बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसे सुनते रहे, उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया,
उन्होंने वहां पर ये कहा नहीं 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 सिसोदिया जी, गलती जनता की नहीं मेरी थी, मैं गलत पार्टी से मैदान में उतरा इसलिए इस परिणाम को प्राप्त हुआ, ऐसा तो कहीं कहा गया नहीं। तो आपको इस पे कोई ऐतराज नहीं है, आपको ऐतराज है तो हरिवल्लभ शुक्ला जी पे ऐतराज है। हरिवल्लभ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाकई न्याय संगत बात कर रहे हैं आप। आपकी पार्टी को सार्वजनिक मंच से खारिज किया जा रहा है कल के भाजपाई बने हुए लोगों के द्वारा, वो आपत्तिजनक नहीं है। आपत्तिजनक है तो हरिवल्लभ शुक्ला जी जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के द्वारा किए गए कटाक्ष आपको आपत्तिजनक लग गए। देखिए, वो वहाँ से स्वयं विधायक रहे हैं, उनका बोलने का खुद उनका विशेषाधिकार है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, जनता का जुड़ाव आपने देखा होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई थी। तो नहीं, आप थोड़ा विषय से भ्रमित हो रहे हैं। मैंने एक बहुत स्पष्ट सवाल किया, आपकी पार्टी को दिया गया वोट भूल के तौर पे निरूपित किया जा रहा है गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। इस पर कोई टिप्पणी आपकी है? आप दाएं बाएं हो रहे हैं, आप इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। आपके सम्मानीय सांसद को जिला प्रशासन की बैठकों तक में नहीं बुलाया जा रहा, और ये बात डॉक्टर राकेश पाठक नहीं कह रहे हैं। वह सम्मानीय सांसद पत्र लिखकर जेपी नड्डा जी को शिकायत कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पीड़ा को सार्वजनिक कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके सांसद के साथ में जो सम्मानजनक व्यवहार राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर होना चाहिए, उसका अभाव बना हुआ है और इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसके खिलाफ कोई आवाज उठनी चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। इतनी बातें आपसे कह रहा हूं। क्या व्यक्तिगत निष्ठा के चलते कृष्णा घाड़गे जी इस पे टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे या कुछ खुलकर कहना चाहेंगे, या आपको लगता है सब बातों का जवाब केवल इतना हो जाए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हम इसी से संतुष्ट हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात आप जबकि कर रहे हैं, इस विषय को भी 6 महीने हो गए हैं और इसमें मैं आपके चैनल पे ही केपी यादव जी के सांसद जी के समक्ष बैठा था। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, ये आज आप उनकी बात तो सुनिए। हो सकता है जिस विषय पे जब उनको कोई बात बुरी लगी हो, उनने पार्टी के समक्ष रखी थी और उसके बाद जो है आज सभी जगहों पर, सभी स्थान पर उनको बुलाया जाता है। जहाँ जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस क्षेत्र में कार्यक्रम में जाते हैं, सांसद जी का मंचासीन रहते हैं, वो अपने सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। और तो ये मैं इस विषय को आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये पहले जैसा वो नहीं रहा है। उनकी जो गलतियां उनने अपनी जो समस्या थी वो पार्टी के सामने रखी थी, नड्डा जी को पत्र लिखा था, उसके बाद सारी चीजें व्यवस्थित। थोड़ा मैं उलझ गया, गलती किसकी थी, समस्या किसकी थी? आपने कुछ ऐसा बताया कि केपी यादव की गलती थी, केपी यादव की समस्या थी। थोड़ा बता दें, गलती किसकी आप बता रहे हैं और समस्या किसकी बता रहे हैं? जी कृष्णा जी। गलती मैं उनकी नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी उनको तकलीफ थी, उनने पार्टी फोरम में अपनी बात रखी थी। उसके बाद से जो भी उनके साथ उनको लगता था कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या फिर ये गलत हो रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें उनने जब पार्टी फोरम में रखी, उसके बाद आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। और आज आप क्यों नहीं केपी यादव जी सांसद जी से पूछते हैं कि ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने? हम जरूर चर्चा कर रहे हैं उनके विषय पे, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक बार आप उनकी एक बाइट लीजिए, एक बार आप उनके विचारों को जानिए। क्या इस प्रकार की एक बार उनसे माइक पे कहलवाइए कि मैं अभी भी परेशान हूं। ऐसी कृष्णा जी की बड़ी इच्छा है, कोशिश करेंगे आपकी इच्छा पूर्ति करने की। लेकिन अभी डॉक्टर आगे बढ़ा कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। और कृष्णा जी का जो दावा है कि अब प्रशासनिक स्तर पर, पार्टीगत स्तर पर बदल गया है, तो भोपाल में बैठे हुए हमारे विशेष प्रतिनिधि अनुराग जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये बात सत्य है। लेकिन उससे पहले राकेश पाठक जी का हस्तक्षेप। जी राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हिमांशु जी, मैं कृष्णा जी को सैल्यूट करना चाह रहा हूँ जी। मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने बड़े साहस के साथ हरिवल्लभ शुक्ला जी के बहाने शायद अपने सम्मानित नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई संदेश देने की कोशिश की है। ये सचमुच बड़े हौसले की बात है कि कृष्णा जी सिंधिया जी से ये कह रहे हैं कि आप अपनी पूर्ववर्ती पार्टी की आलोचना मत कीजिए, जो दिन रात आप कोस रहे हैं। उसमें तो आप 2 बार मंत्री रहे हैं, 4 बार आप सांसद रहे हैं उस पार्टी से। तो कृष्णा जी के हौसले की हौसला अफजाई हम सबको करना चाहिए। हरिवल्लभ शुक्ला जी ने तो बहुत थोड़ी सी आलोचना की अब किसी पार्टी की।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो प्रतिदिन कांग्रेस को और अपनी यूपीए की सरकार को, जिसमें हर नीति बनाने में उनके दस्तखत होते थे कैबिनेट में, उन नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। तो मैं कृष्णा, सचमुच तो गर्व हो रहा है कृष्णा आपके ऊपर कि आपने अपने इतने वरिष्ठ नेता, अपने आदर्श नेता को ये संदेश देने की कोशिश की कि आप जिस पार्टी में 21 साल रहे उसकी आलोचना न की जाए। बहुत धन्यवाद कृष्णा, सैल्यूट आपको। कृष्णा जी इस धन्यवाद में कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कृष्णा जी। जी कृष्णा जी। नहीं, इन बातों को कहीं घुमा के किस ओर जाने वाली बातों को किसी और लेके जाया जा रहा है। मैं तो हरिवल्लभ जी को जानता हूँ, शुक्ला जी को, इसलिए मैंने उनके विषय पे बात रखी। बाकी कृष्णा जी को जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी उतना नहीं जान पाए कृष्णा जी। ऐसा भी कुछ मायने हो सकते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। लेकिन मैं अनुराग मालवीय जी आपके पास हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, क्योंकि भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, वो हमें बता रहे हैं कि रही होगी कभी केपी यादव जी को कोई दिक्कत, पर अब कुछ नहीं है। क्या भोपाल में बैठे हुए आप महसूस करते हैं कि एक सांसद के स्तर पर, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज को हरा देने के बाद में, वह सम्मान और स्थान मिलता हुआ आपको दिखता है केपी यादव का? जी बिल्कुल, इसका जवाब जरूर देंगे हिमांशु जी, लेकिन पहले ये समझना होगा जिस बात को लेके कि वो क्यों चक्रव्यूह में है। दरअसल बार बार ये बात हो रही है कि उनकी जीत के श्रेय की, क्योंकि यहीं से अगर हम उस पृष्ठभूमि को समझेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी इग्नोरेंस की वजह क्या है। असल में मध्य प्रदेश के उस समय के परिणामों पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, जो भाजपा की सोच बन गया है, और हो सकता है वहीं कहीं गलती भी हो रही हो। उस समय जिस समय केपी यादव जीते, उस समय बमुश्किल नकुल यादव जीते थे, नकुल नाथ जीते थे। दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल में चुनाव हारे थे। दो नए चेहरे केपी यादव के, जैसे दुर्गादास उइके की बात करते हैं, वो बैतूल से एक ऐसे रिकॉर्ड वोटों से जीत जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की थी, अचानक आते हैं और जीत जाते हैं। उदय प्रताप सिंह जो कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, वो होशंगाबाद के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्तर पर मानकर चलती है। भाजपा की सोच ये हो रही है कि उस समय मोदी लहर, वो तमाम फैक्टर्स थे जिसके कारण केपी यादव जीत गए। केपी यादव अपने दम पर नहीं जीते। इसलिए हम देखेंगे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, वो एक जो शॉर्ट टर्म पीरियड था, उस समय भी केपी यादव वो लड़ाई लड़ रहे थे। हमने देखा था कि उन्होंने उस समय भी जब जिला कार्य समिति की बैठक हुई थी तो बहुत ज्यादा नाराजगी जताई थी और वो उस बैठक से उठ के जाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली, अगर हम जब भी ग्वालियर, चंबल, गुना की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सिंधिया फैक्टर वहां पे पूरा प्रभाव डालता है। लेकिन केपी यादव के इग्नोरेंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी या तो शुरू से मानसिकता बना के बैठी थी कि थोड़े दिनों बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में आना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये मान के ही चल रही थी कि केपी यादव का कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद या ज्योतिरादित्य सिंधिया के केपी यादव के लिए पॉजिटिव होने के बाद उनको महत्व मिलने लगे, ऐसे बिल्कुल संभव नहीं है। और कल की बात हो, आज की बात हो, जेपी नड्डा ने पत्र लिखा, जेपी नड्डा जी को पत्र लिखने के बाद में कोई रिएक्शन आया, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई समझाई, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से रिएक्ट करते हैं कई दफा कि कार्यकर्ताओं को महत्व मिलना चाहिए, मंत्रियों को बुला के, उस तरह केपी यादव के लिए कहा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन केपी यादव शायद ये समझ गया, क्योंकि कृष्णा गाड़गे जैसा दावा कर रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं केपी यादव को समझ आ गई इस तरह की, पॉलिटिकल मैच्योर होने की कोशिश की उन्होंने किसी दबाव में, ये भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अब केपी यादव भोपाल आते हैं तो उस तरह के बयान नहीं देते। केपी यादव पहले मीडिया के बीच में बहुत ही फ्लुएंटली आते थे, बोलने की कोशिश करते थे, अब मीडिया से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अंतर आया है, लेकिन शिकायतें कम हुई है ये कहा जा सकता है, इग्नोरेंस कम हुआ ये कहना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल होगा। शिकायतें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा के संदर्भ में हालात बदल गए, ऐसा अनुराग मालवीय भोपाल में बैठकर महसूस नहीं करते हैं। हरिवल्लभ जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पहले हरिवल्लभ जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आप उनके भविष्य के संदर्भ में, अर्थात केपी यादव के भविष्य के संदर्भ में हरिवल्लभ जी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हरिवल्लभ जी का अपना हस्तक्षेप। जी हरिवल्लभ जी। असल में ये कहना चाहता हूँ हिमांशु जी कि कृष्णा गाड़गे मेरे छोटे भाई जैसे हैं जी, हमारे साथ कांग्रेस में बहुत काम किया है, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस में रहे हैं, और सिंधिया जी के साथ ही मेरा ऐसा वो है कि वो बीजेपी में गए हैं जी। तो अगर बीजेपी का पक्ष जानना था तो आपको प्योर बीजेपी के किसी आदमी, किसी नेता को साथ में बहस में शामिल करना था, डिबेट में जी। उससे आपको ईमानदारी से वो बता पाते बीजेपी नेता। क्योंकि आज तो चाहे वो प्रभात झा हो, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हो, चाहे अनूप मिश्रा जी हो, जो जितने भी ओरिजिनल बीजेपी के नेता रहे, जो 24 घंटे व्यंग बाण चलाते रहते थे सिंधिया पर और सिंधिया के खिलाफ में न जाने क्या कैसे आरोप लगाते, तो सबने चुप्पी साध ली है।
तो आप गाडगे जी से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी के बिहाफ में कोई ऐसी अरे बात हरिवल्लभ करें? जी, वो यथार्थी तो है जिसके चलते कृष्णा घाटगे जी यहाँ बैठे हैं। जैसे मूल भाजपाइयों की आप बात कर रहे हैं, उनमें साहस बचा कहाँ है खुल के बोलने का? यही तो दुविधा हो गई है। केपी यादव इसी दुविधा का तो शिकार है, इसी पर तो इतनी पूरी बातचीत है। लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को बहुत नजदीकी से देखे हैं? आपने माधवराव सिंधिया की राजनीति को भी बहुत नजदीकी से देखा था, और राजमाता विजया राजे सिंधिया के संदर्भ में भी आपके पास में कम से कम देखने का अनुभव रहा है, भले उनके साथ आपने सियासत कितनी की नहीं की। आपसे जानना ये चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस किस्म की सियासत करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो स्वभाव है, जो लहजा है, जो अंदाज है, उसको देखते हुए क्या आपको केपी यादव का भाजपा में कोई भविष्य दिखाई देता है? सिंधिया इस समय जिस तरीके से हावी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक हमें बता रहे हैं, क्या उस परिस्थिति के बीच में सिंधिया हंता डॉक्टर केपी यादव का कोई राजनीतिक भविष्य भाजपा में आपको दिखाई देता है, या आपको लगता है सिंधिया जी कांग्रेस से भाजपा में चले गए, समय आ गया है जब केपी यादव विचार करें घर वापसी के संदर्भ में? जी, मैं कहना चाहता हूँ हिमांशु जी कि सिंधिया फैमिली की जो बैकग्राउंड है, राजमाता से लेके माधवराव जी से लेकर और ज्योतिरादित्य जी तक, जी या यहाँ तक कि उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया तक, जी ये कभी भी संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। जी दूसरी बात, ये किसी को, जैसे कौरवों ने कहा था कि 5 गांव तो जो हम सुई की नोक के बराबर पांडवों को नहीं देंगे, जी तो ये दूसरे पॉलिटिकल लीडर को जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो चाहे वो बीजेपी में हो, ये सुई की नोक के बराबर हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। जी संपूर्ण वर्चस्व अपना ये चाहते हैं। जी अब ऐसी स्थिति में जहां पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में सिपाही से लेके आईजी तक, पटवारी से लेके कमिश्नर तक, सारी प्रशासनिक मशीनरी सिंधिया जी ने बिठा रखी है। वहां ना तो मोदी जी की चल रही है ना शिवराज सिंह जी की चल रही है। जी दूसरे पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो जितने बीजेपी के नेता थे वो ऊपर हाईकमान का रुख देख करके मोदी जी का, अमित शाह का जो एकदम खुला सपोर्ट सिंधिया जी को दे रहे हैं, तो सारी सेकेंड लाइन लीडरशिप बीजेपी की शांत हो गई है, सहम गई है, डर गई है। जी अब बात आती है केपी यादव के भविष्य की। जी निश्चित रूप से केपी यादव और सज्जन, शांत, धीर गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं। जी जिन परिस्थितियों में वो है इस वक्त, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक वो फायरी नेतृत्व का एक सहारा नहीं लेंगे, आक्रामक अगर वो अपनी मुद्रा तैयार नहीं करेंगे, पार्टी के भीतर, पार्टी के मंच पर अग्रेसिव होकर के वो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो वो समय दूर नहीं है जब उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। और सिंधिया जी और सिंधिया परिवार जिसमें एक बार अविश्वास कर ले, उसको वो कभी माफ नहीं करते हैं। इन्होंने तो उनको चुनाव हराया है, तो सिंधिया की लिस्ट में ये कभी माफीनामे के हकदार नहीं होंगे। इनका भविष्य अंधकारमय है। जी पर मैंने जो बात पूछी आपसे कांग्रेस में वापसी के संदर्भ में, उसमें मौन क्यों रह गए? असहमति है आपकी ऐसे किसी प्रयास के संदर्भ में, या आपको लगता है कांग्रेस में आ भी जाएंगे तो भविष्य नहीं है, तो अंधकार भाजपा में भी, अंधकार कांग्रेस में भी, तो जहां है वही बने रहे? अंधकार से अंधकार की यात्रा क्यों की जाए? अंधकार से रोशनी की ओर यात्रा की जाती है, अंधकार से अंधकार की यात्रा थोड़ी होती है। ना कांग्रेस का भविष्य है और ना ही अब केपी यादव का कोई भविष्य है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं हिमांशु जी, मैं कहना ये चाहता हूं कि इतनी हिम्मत उनमें है क्या केपी यादव में? जी इतनी हिम्मत अगर उनमें होगी तो वो तो पार्टी में ही फाइट कर लेते। पार्टी में तो फाइट ही नहीं कर पा रहे। जी और अगर पार्टी में उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, तो यंग है, नौजवान है, अभी 35-40 साल की उनकी, 40 के मेरे ख्याल से उम्र होगी, 42-45 साल की। जी अभी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है उनका। इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद, सिंधिया जी जैसे दिग्गज को हराने के बाद, अब पार्टी उनको 2 टके का भाव नहीं दे रही। जी ये कटु शब्द बोल रहा हूं मैं पार्टी के लिए। जी तो उन्हें अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उसके लिए उनको बहुत बड़े जज्बे की और हिम्मत की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि वो हिम्मत और जज्बा दिखा पाएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हिम्मत हूं और हौसले की जरूरत है। इतनी हिम्मत या हौसला वो दिखा पाएंगे, इसकी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही हरिवल्लभ जी को, इसलिए मामला अंधकारपूर्ण है। पर मैं थोड़ा दूसरे पहलू पर जाना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संदर्भ में उल्लेख करते हैं तो उनके अहंकार के संदर्भ में बात करने लगते हैं, सिंधिया खानदान की मनोवृत्ति के संदर्भ में बात करने लगते हैं। पर क्या डॉक्टर केपी यादव में जीत के बाद वो विनम्रता रही
जो एक नेता के संदर्भ में होनी चाहिए। एक उल्लेख आपसे साझा करना चाहता हूं। डॉक्टर केपी यादव के पिता नहीं रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर आने का कार्यक्रम बनाया था। डॉक्टर केपी यादव ने स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक रूप से इंकार कर दिया वो क्यों आ रहे हैं। क्या आपको लगता है इस प्रकार का अव्यवहारिक रुख किसी सम्मान के संदर्भ में रास्ता खोल सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि जीत के साथ में ही डॉक्टर केपी यादव ने उस सामाजिक शिष्टता को, उस सामाजिक संस्कार को, उस विनम्रता को खो दिया जो वस्तुतः उनसे अपेक्षित होनी चाहिए? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, जहां तक जीत के बाद आचार व्यवहार में परिवर्तन का प्रश्न है, आमतौर पर हमने सभी राजनेताओं में देखा है यह परिवर्तन। जी केपी यादव का जो आप एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी शोक के अवसर पर सिंधिया जी आना चाहते थे, जी तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि यह व्यवहार केपी यादव का उचित नहीं था। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है, और अब तो उनकी ही पार्टी में है, जी तो उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अंत में आपके आचार व्यवहार का जो भी नतीजा होता है वो जनता देती है। जी हमने कम से कम मैंने एक बार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के व्यवहार में अहंकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जी उनके राजनीतिक तौर तरीकों, आचार व्यवहार, जनता के साथ संवाद, संपर्क, विकास कार्यों में उनकी जो पहल रही होगी उसको लेकर मैंने कहा था। और अब भी मैं ये मानता हूँ कि अगर केपी यादव अब इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो जनता अगली बार उन्हें खारिज कर देगी। जी जनता ने इस देश में बड़े से बड़े फैसले से आईना दिखाया है। हमारे आदरणीय परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी हों, ये अजय लोग थे अपने समय में, ये भी चुनाव हारे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर में, अपने गढ़ में चुनाव हार गए, तो केपी यादव कौन से ऐसे अपराजय राजनेता हो गए कि चुनाव के बाद वे हार नहीं सकते। तो आप बार बार उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। हम सब लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम सिर्फ नजर रख सकते हैं घटनाओं पर, भविष्यवक्ता नहीं है। लेकिन जिस देश में बड़े से बड़े राजनेता एक दूसरे की पार्टियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा सकते हैं तो केपी यादव के लिए कौन सा कठिन काम है कि वे कांग्रेस में लौट आए। एक बात आपने शायद कहा कि, या शायद हरिवल्लभ जी ने कहा कि उनमें साहस की कमी है, वो बदल पाएंगे कि नहीं। तो मेरा मानना यह है कि साहस तो वो दिखा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। हमारे आप जैसे लोग भी, आप यकीन मानिए उस दिन जब मतगणना हो रही थी, मैं भी उस वक्त एक चैनल हेड था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब मेरा गुना शुद्धि के ब्यूरो चीफ मुझे बता रहे थे कि महाराज इतने से पीछे चल रहे हैं, अब इतने से हो गए। तो मैं कई राउंड तक तो यही सोच रहा था कि शुरुआती बात है, 8-10 राउंड के बाद महाराज आगे आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो साहस तो केपी यादव उस वक्त दिखा चुके। लेकिन अब जो बीजेपी में सिंधिया के आने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो केपी यादव की दशा है, उसके बाद उनका मनोबल कितना बच रहा है। जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखने के बाद आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खामोश होंगे इस बात को लेकर कि मेरे खिलाफ ये बगावत इस तरह चिट्ठी लिखकर की जा रही है? एक और अंतिम प्रश्न छोड़ जा रहा हूँ, इसका मनन भी पैनल करेगा। क्या आपको लगता है कि केपी यादव ने अपनी मर्जी चिट्ठी लिख दी राष्ट्रीय अध्यक्ष को? ज्योतिरादित्य सिंधिया के परमानंतर को बीजेपी बना रखी है, उसके पीछे उस चिट्ठी को डिक्टेट कराने वाले, कोमा फॉरेस्टर भलन ठीक कराने वाले और कौन होंगे? श्यामला हिल्स से लेकर दीनदयाल परिसर तक, इन चेहरों पर भी थोड़ा सा एक बार नजर डालने की जरूरत है। अंतिम बात में ये कहकर विराम दूंगा अपनी बात को। 2023 के विधानसभा चुनाव तक केपी यादव को अभी ठहर कर देखना होगा कि चंबल में पानी और कितना बहने वाला है। जिस चंबल ग्वालियर में उन्होंने बीजेपी का अस्तित्व बढ़ जाने की बात अपनी चिट्ठी की अंतिम लाइन लिखी है कि बीजेपी खत्म हो जाएगी अगर महाराजा के लोग ऐसा ही करते रहे। यही शब्द है वंशी जी। तो उन्हें 2023 तक के विधानसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए या मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर केपी यादव का आगे का मार्ग बहुत ही अधिक कंटकाकीर्ण हो जाएगा। उससे वे कैसे पार पाएंगे, ये समय ही तय करेगा। ये समय ही तय करेगा। कुल मिला के चुनौतियों का स्वरूप क्या हो सकता है, उसमें एक दृष्टि देने की कोशिश डॉक्टर राकेश पाठक ने की है। मैं वापस कृष्णा गाड़गे जी आपके पास आना चाहता हूं। आपके माननीय नेता और आपके माननीय नेता के तमाम समर्थकों का कार्य पद्धति के संदर्भ में ये कहना रहा डॉक्टर केपी यादव का, ऐसा ही चला तो ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। अर्थात आप सब लोग जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी की जड़ों में मठा डालने का काम कर रहे हैं।
जब खुलेआम मंच से बोलेंगे कि पार्टी को दिया गया वोट भूल थी जनता के स्तर पर, ये मानने के स्थान पर कि हमसे भूल हुई थी कि हम गलत पार्टी में थे, हमारे तरीके गलत थे, तो ऐसे में हम कैसे माने कि ऐसा लिखने वाला, ऐसे बोलने वाला आपको बर्दाश्त हो जाएगा? इतने उदार आप लोग कब से हो गए? देखिए, जिस विषय पे हम एक छोटी सी बात को लेकर चल रहे हैं कि ये जनता की भूल है, ये मैंने विषय सुना भी नहीं था। आपने जब मुझे बताया, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पे हमेशा अच्छी खबरों को दिखाया जाता है, तो ये उनका व्यक्तिगत विषय होगा, क्योंकि वो वहाँ से जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं, तो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, और आज हम विकास कार्यों पे बात नहीं कर पाए 1 घंटे की डिबेट में, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 4-5 बार से ग्वालियर चंबल संभाग में जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जा रहे हैं तो विकास कार्यों की बड़ी योजनाओं को आयाम दे रहे हैं। कल भी वो मुख्यमंत्री जी के साथ ग्वालियर जा रहे हैं, तो हम इस पर भी हमें ये सोचना चाहिए था कि एक चर्चा इस पर भी होना चाहिए, जिस पे ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा कृष्णा जी, मैं छोड़िए आपसे बिल्कुल मर्म की बात पूछता हूं। जब 2019 का चुनाव हुआ तो कुल मिलाकर मुकाबला था केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। पिछली 4 बार से चुनाव लड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से। अब जानने में सबकी दिलचस्पी है कि भारतीय जनता पार्टी हारे हुए पर दोबारा दांव लगाएगी या जीते हुए को दोबारा मौका देगी। बाकी सारी बातों को जाने दीजिए, केपी यादव क्या बोलते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक क्या बोलते हैं, हरिवल्लभ शुक्ला जी किस आकलन के साथ में, हमारे साथी अनुराग मालवीय जी का आकलन क्या है। आपसे सीधा सवाल यह है कि क्या केपी यादव को वरीयता मिलेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले? भाई दोनों पूर्व कांग्रेसी भाजपाई होकर सामने हैं, जीते हुए को मौका मिलेगा या हारे हुए को दांव लगेगा? क्या कहते हैं कृष्णा जी? हम इसी से समझें केपी यादव के भविष्य को, आपकी टिप्पणी से। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का डिसीजन है, और मुझे ऐसा लगता है इस पर मेरी टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। इसमें आप वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग होंगे इसमें, इस विषय पे जिनकी रुचि रहती होगी, आप उनसे इसका सवाल का जवाब लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इन चीज़ों का जवाब दे सकूं। मतलब आप अपने नेता के संदर्भ में ऐसी कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि जो पीढ़ियों का संबंध गुना की जनता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के बीच में चला आ रहा है, वो संबंध बना रहे और उसके तहत एक बार फिर पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवसर प्रदान करे गुना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के संदर्भ में? ऐसी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा, कोई आकांक्षा आपके मन में नहीं है कृष्णा जी अपने नेता के संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, उनको जनसेवा करना उनका कार्य है, वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज भी यदि हम पूरे मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद सबसे ज़्यादा दौरे और ग्वालियर चंबल संभाग में जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेना और बराबर उनके कामों को करना, ये उनका पहला उद्देश्य है। और ये बाकी का पार्टी का फैसला है। पार्टी जो उनको कृष्णा जी के लिए थोड़ी मुश्किल है इस पर टिप्पणी करना। मैं उन्हें ज्यादा कष्ट में नहीं डालना चाहता, संकट में नहीं डालना चाहता। हम तो अभी केपी यादव के संकट में विचार कर रहे हैं, पता चला हमें एक कार्यक्रम कृष्णा घाटगे जी पे करना पड़ गया, वो ठीक नहीं। तो मैं अनुराग जी आपकी ओर रुख करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर केपी यादव को लेकर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व का रुख आपको क्या दिखाई देता है? सिंधिया तात्कालिक मजबूरी है या केपी यादव अब गैर जरूरी है? भविष्य का आकलन इसी आधार पर होगा। भाई सिंधिया जी से अभी निभाकर चलना है, पर केपी यादव को भी साधे रखना है। ये नजरिया आपको दिखता है या लोगों ने मान लिया है? केपी यादव का जो इस्तेमाल होना था हो लिया, अब जब सिंधिया जी आ गए तो केपी यादव जैसे बोझ को ढोते रहने का फायदा क्या है? क्या उन्हें बोझ तो नहीं समझा जाने लगा है भोपाल के सियासी गलियारे में, दीनदयाल परिसर में? ये जानने में दिलचस्पी है। इसमें कोई स्पष्ट टिप्पणी करने की स्थिति में आप हैं अनुराग जी? देखिए, बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। सारा सिनेरियो बहुत स्पष्ट है। केपी यादव को लेकर अगर हम बात करते हैं
दो बड़े कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ में ब्रजेंद्र सिंह यादव, इनको इस फैक्टर में जरूर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं उस संसदीय क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण है यादव वोट बैंक। आपने दोनों ऑप्शंस पे कहीं ना कहीं आप फतह हासिल कर लिए। आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कद है, भले ही हार गए हों, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये सोच रही है कि वो मोदी लहर और अपने कारण जीती है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी है, उसके कारण केपी यादव का योगदान वो शुरू से नहीं मान रही। ऊपर से ब्रजेंद्र सिंह यादव जीत के आते, उनको आपने मंत्री बना दिया है। पूरी तरह से केपी यादव की जो उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं थोड़ी बहुत दिख रही थी पिछले दफा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उनके साथ ब्रजेंद्र सिंह यादव और तमाम वो चेहरे कांग्रेस में थे, वो खत्म हो गई है केपी यादव की। और यही कारण है, हम बिल्कुल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की बात करें या अन्य बैठकों की बात करें, यहाँ तक कि जिन बैठकों में सांसद मौजूद होते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, जब जिला कोर कमेटी की बैठक होती है और फीडबैक दिया जाता है, केपी यादव की उपस्थिति नाम मात्र होती है या जिस तरह की होती है, जब वो वापस आते हैं उनके चेहरे का मूड बताता है कि अब उनका वो कद नहीं है और वो खुद अपने आप को इतना इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं या खुद महसूस कर चुके हैं कि भविष्य में शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा। जी, तो कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सिंधिया का भाजपा में प्रवेश केपी यादव के लिए चक्रव्यूह रचने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि पूरा चक्रव्यूह रच गया के तौर पर महसूस हुआ और केपी यादव की छटपटाहट जाहिर होती है। भले ही डॉक्टर राकेश पाठक यहाँ कहें कि कौमा हलंत की गलतियों को कौन सुधार रहा है, पर जो भी सुधार रहा है वो केपी यादव की मदद करना चाह रहा है या सिंधिया के संदर्भ में अपने कोई पुराने हिसाब चुकता करना चाह रहा है, इसे भी एक विवेचन का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन इतना तय है, आने वाले समय में केपी यादव की राह में कोई गुलाब, कोई कालीन नहीं, बल्कि पत्थर और कांटे ही दिखाई दे रहे हैं। अब केपी यादव अपने हुनर से क्या इन कांटों को उखाड़ पाएंगे, क्या इन पत्थरों को हटा पाएंगे? और जो केपी यादव के संदर्भ में अनुराग मालवीय की टिप्पणी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गैर जरूरी महसूस होने लगे हैं, क्या जनता के बीच में कुछ ऐसा करेंगे जिसके तहत उनका जनाधार साबित हो? और जैसी मजबूरी आज सिंधिया विधायकों के कारण बने हुए हैं, मतदाताओं के चलते केपी यादव जरूरी के रूप में दिखाई दे, इंतजार रहेगा। अगर वो साबित कर पाए तो कल तक अर्जुन समझे जाते रहे केपी यादव, कल फिर अर्जुन समझे जाएंगे। अन्यथा आज की तारीख में तो मध्य प्रदेश की सियासत में शायद ही कोई इंकार करेगा कि केपी यादव की स्थिति शुद्ध रूप से अभिमन्यु के तौर पर है। पर उम्र है, हरिवल्लभ शुक्ला जी का कहना है उनके साथ में, तो ये अभिमन्यु अभी भी अर्जुन साबित हो सकता है। पर क्या वह ऐसा होगा, जानने में दिलचस्पी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। अजय त्रिपाठी जी ने जो रिपोर्ट केपी यादव की शख्सियत को केंद्र में रखकर तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलते हैं उसका दूसरा भाग देखने। लेकिन उससे पहले मुझे दे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं सियासत के किसी नए अभिमन्यु को तलाश में मेरा साथी बनने के लिए। तब तक के लिए सादर प्रणाम। सत्ता के गलियारों में होने वाले सियासी तमाशे राजनीतिज्ञों के समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं, लेकिन गुना अंचल में सत्ता के गलियारों में सिंधिया का तमाशा चलता है, जो उनके समर्थकों के अलावा सबके समीकरण बिगाड़ देता है। यही गुना शिवपुरी के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव के साथ हो रहा है। सिंधिया की दहशत के साये में गुना का प्रशासन केपी यादव के साथ सांसद वाला सामान्य शिष्टाचार भी निभाने में कोताही कर रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री सांसद केपी यादव को अपना मानने को तैयार ही नहीं होते। सांसद केपी यादव ने कई मंचों पर ये मुद्दा उठाया, तब जाकर थोड़ा बहुत शिष्टाचार निभाया जाने लगा। उनके द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखने के बाद विवाद को सुलझाने की कमान खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली और बहुत दिनों बाद चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि केपी यादव उनके परिवार के सदस्य हैं और अगर परिवार में कहीं थोड़ी बहुत कुछ कमी है तो सब ठीक कर लिया जाएगा। इसके बावजूद पिछले 2 साल में ऐसे मौके बहुत कम आए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव का आमना सामना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हुआ हो। किसी मंच पर दोनों साथ हुए भी तो दोनों के लहजे में बहुत औपचारिकता साफ दिखाई पड़ती रही। केपी यादव ने पहले की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के साथ महाराज जैसे तमाम विशेषण जोड़कर संबोधित नहीं किया, बल्कि सीधे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहकर संबोधन दिया। गुना शिवपुरी अंचल में सिंधिया के लिए इस तरह का संबोधन भी सिंधिया समर्थकों के प्रोटोकॉल में अनुशासनहीनता माना जाता है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही महसूस हो रही है कि भाजपा संगठन की कोशिशों के बावजूद सिंधिया समर्थकों और केपी यादव के बीच सामंजस्य बैठ पाएगा।
असल में सिंधिया और उनके समर्थकों को आज की चिंता है कि कैसे महाराज का दबदबा कायम रहे, लेकिन भाजपा संगठन को कल की चिंता है। संगठन महसूस करता है कि गुना का सियासी इतिहास बदलने की घटना सिर्फ भाजपा के दम पर नहीं हुई है, बल्कि इसमें केपी यादव का अपना जमीनी नेटवर्क और उनके समाज के वोटरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में परेशान केपी अगर भाजपा का साथ छोड़ देते हैं तो भाजपा को इस इलाके में सियासी नुकसान हो सकता है। इसलिए संगठन के स्तर पर लगातार सामंजस्य बैठाए जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिन सिंधिया के आभा मंडल के आगे भाजपा के तमाम क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा जैसे नेताओं का भी वजूद कमजोर दिखाई पड़ता है, उसमें केपी यादव जैसे छोटे नेता का वजूद कैसे मजबूत हो पाएगा? ये सवाल सत्ता और सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। इसका सिर्फ औपचारिक जवाब ही भाजपा संगठन के पास होता है, इसलिए विवाद खत्म होने के बजाय अंदर ही अंदर सुलग रहा है और इसकी तपिश गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तीनों जिलों की गलियों और चौराहों पर होने वाली सियासी चर्चाओं में साफ महसूस की जा सकती है। इससे भी आगे भोपाल और दिल्ली में भाजपा के प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुख्यालय में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम केपी यादव की सियासी जंग चर्चा का विषय रहती है। लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसा हल निकल नहीं पाया कि ये शीत युद्ध खत्म हो जाए। इसलिए शीत युद्ध पर कांग्रेस की नजरें टिक गई हैं। वो सिंधिया समर्थकों और भाजपा को लेकर अपने द्वारा गढ़े गए टिकाऊ और बिकाऊ के नारे के साथ खेल का हिस्सा बन रही है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा ने अपनी यूज एंड थ्रो की नीति के तहत केपी यादव का उपयोग कर उन्हें हाशिए पर कर दिया है। यह उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ही की जा सकती है कि वो अपने बड़े स्वार्थ के लिए अपने छोटे कार्यकर्ताओं का किस तरह राजनीतिक मर्डर किया जाता है उसमें उसे महारत हासिल की है, और अपने ही कार्यकर्ता का राजनीतिक हत्या यदि करवाना हो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सीखना चाहिए, और यही उनने केपी यादव जी के साथ किया है। चुनावी जंग में इतिहास रचने वाले डॉक्टर केपी यादव को अब तक ये महसूस हो गया है कि चुनावी मौसम को छोड़कर सियासी गलियारों में धमक उन्हीं की होती है जिन पर सत्ता का वरदहस्त होता है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद की बराबरी वे संगठन के दम पर भी नहीं कर सकते। इसलिए अब धीरे धीरे केपी यादव अपने बदले अंदाज में दिख रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में जहां सिंधिया परिवार के प्रति राजशाही से जुड़े तमाम विशेषणों को निकाल दिया, वहीं प्रशासनिक बैठकों में भी आक्रामक भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। वो तीनों जिलों के प्रशासन को सट्टा और जुआ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे रोकने की हिदायत देते हैं। उनका ये अंदाज प्रदेश के सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा करता है। ऐसे में केपी यादव के साथ गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में भाजपा का वह खेमा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है जो इस इलाके में सिंधिया समर्थकों के दबदबे के आगे दबा हुआ महसूस करता है। पूरे इलाके में अलग तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं। ये समीकरण केपी यादव को भले ही चक्रव्यूह से बाहर ना निकाल पाए, लेकिन भाजपा को बड़ा नुकसान कर सकते हैं। केपी यादव की नजर अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर टिक गई है। इन चुनावों में उनकी भूमिका भाजपा में उनके भविष्य का फैसला कर सकती है। अगर जातीय समीकरण के आधार पर उनका प्रभाव चुनाव में महसूस कर लिया गया तो भाजपा के लिए वो सिंधिया के बावजूद अपरिहार्य नेता बने रहेंगे। ऐसे में सिंधिया को समझाइश देने और अपने समर्थकों को नियंत्रण में रखने के लिए भाजपा का हाईकमान भी सिंधिया से बात कर सकता है। गुना, शिवपुरी के सियासी हलकों में इसकी आहट साफ महसूस की जा सकती है। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नेताओं के बीच होने वाली चर्चाओं में ये मुद्दा प्रमुखता से उठता है। भाजपा के मूल नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि अगर सिंधिया और केपी यादव के बीच शीत युद्ध इसी तरह चलता रहा तो इसका नुकसान पार्टी को इन चुनावों में हो सकता है। इसलिए कोर कमेटी जैसी बैठक में ये मुद्दा उठाया जाता है और संगठन से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है। हालांकि भाजपा औपचारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं करती कि गुना में कोई शीत युद्ध उसके नेताओं के बीच चल रहा है। पार्टी मानती है कि सिंधिया हो या केपी यादव, सभी भाजपा की रीति और नीति पर काम करते हुए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। केपी यादव ना तो किसी तरह से हाशिए पर हैं और ना ही किसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। वे भाजपा के सम्मानित नेता हैं और सांसद हैं। वे एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। केपी यादव जी हमारे पार्टी के युवा सांसद हैं और बड़ा उनका सम्मान है। अभी भी जितने भी दौरे होते हैं केपी यादव जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यक्रम हो या सरकार का कार्यक्रम हो, उसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि
वो उस क्षेत्र के सांसद हैं। केपी यादव ने धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। अब भाजपा को भी बदलना पड़ेगा। उसे समझना होगा कि राजा और रंक के बीच की लड़ाई में जनता ने केपी का साथ दिया था, जिसे भाजपा अपनी उपलब्धि मान बैठी। केपी यादव को भाजपा की यही गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी, तभी एक बार फिर चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अर्जुन की भूमिका में आ पाएंगे। नहीं तो बहुत छोटी राजनीतिक उम्र में वो सियासी रणक्षेत्र में अभिमन्यु बन जाएंगे। अजय त्रिपाठी, INS 24/7 भोपाल।